प्यारे बच्चों, अब सब लोग नोटबुक रेडी रखो, पेन रखो। हमारे मित्र बहुत अच्छे डॉक्टर पी श्री कुमार साहब, उनको यहाँ आना था। वो इसरो में चंद्रयान 1 से लेकर 9 तक के वो पूरे हेड इसरो में बहुत अच्छे वैज्ञानिक और नासा में काम करते थे और उसके बाद छोड़कर यहाँ इसरो में काम करते हैं। उनके अंकल की डेथ हो गई, वो यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने उनकी जगह पर भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक आलोक श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट किया, वो यहाँ पर आए। ये भी बहुत अच्छा काम देश के लिए करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे और आपके साथ अपनी बात शेयर करेंगे। सर, मैं आलोक श्रीवास्तव हूँ, इसरो में वैज्ञानिक के पद पे हूँ। लगभग 25 सालों से वहाँ पे कार्यरत हूँ। 15 से ज़्यादा उपग्रह डिज़ाइन अभिकल्पित कर चुका हूँ। मेरी उम्र लगभग 50 साल है और मैं इस समय वहाँ पे थर्मल डिज़ाइन का सेक्शन हेड हूँ। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद मुझे ASI, जो साल में एक ही वैज्ञानिक को दिया जाता है, वो ASI अवार्ड और इसरो का टीम अवार्ड, 2 अवार्ड दिए गए हैं। और मैं इस समय 3 उपग्रहों का डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। बड़े छोटे से गांव से पढ़ा हूँ। उसके बाद इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने डॉक्टरेट किया IIT बॉम्बे से। जिस समय डॉक्टरेट कर रहा था मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बस के नीचे आ गया। उस समय तक मैं 5 उपग्रहों की डिज़ाइन ख़त्म कर चुका था जो आज स्पेस में है। डॉक्टर्स ने बॉडी लेने से मना कर दिया। मेरी वाइफ को बोला कि आप 10 मिनट रुकिए, बॉडी में ब्लड नहीं बचा है, आप बॉडी लेके जाइएगा। लेकिन गॉड को कुछ और मंजूर था, मेरा जीवन भी बचा। और उसके तुरंत बाद ऐसा उपग्रह जो भारत का अकेला उपग्रह है, कल्पना चावला के नाम से मशहूर कल्पना 1 उपग्रह, जो डेडिकेटेड मीटरोलॉजिकल स्पेसक्राफ्ट था, जिससे आपको मौसम की जानकारी मिलती है, उसे मैंने डिज़ाइन किया। और उसके बाद वो अंतरिक्ष में जा चुका था और मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। और उसी समय चंद्रयान 1 के जाने की बात हो रही थी, लेकिन मून पे जितने उपग्रह भेजे गए हैं उसमें से लगभग 65% उपग्रह फेल हुए हैं, वो भी केवल थर्मल के कारण। वो जिम्मेदारी हमारे चेयरमैन ने मुझे वापस सौंपी और रदरफोर्ड एप्लेटन लेबोरेटरी UK और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी के जो 2 उपकरण थे जो चंद्रयान 1 में जाने थे, उसकी डिज़ाइन की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई। और मुझे कैंसर डिटेक्ट हो चुका था। मैंने जिम्मेदारी उठाई, मैं जर्मनी गया, UK गया और वहाँ से आने के बाद उसकी डिज़ाइन ख़त्म की। और जिस समय उपग्रह को ख़त्म करके मैंने रॉकेट के पास भेजा, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मेरी किडनी निकाल दी गई। लेकिन चंद्रयान 1 सफल रहा। ये और बात थी कि मैं उस समय उस चंद्रयान को वापस मून के चारों तरफ घूमते हुए का नज़ारा नहीं देख पाया। इस समय मैं इसरो उपग्रह केंद्र में हेड हूँ थर्मल डिज़ाइन का और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ हैं। वैसे जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ मेरे को ऐसा लगता है जैसे मुझसे बड़ा अनपढ़, मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई है नहीं। अपनी बात शुरू करता हूँ। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास होता है। मैं ऐसा नहीं मानता। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी कैसी है वो इस पर निर्भर करता है कि हमने, ज़िंदगी ने हमें क्या दिया वो नहीं लिया, हमने अपनी शर्तों पर जीवन जिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हमारी ज़िंदगी के प्रति हमारा नज़रिया कैसा था, हमारी ज़िंदगी वैसी बनती है। एक आशावादी दृष्टिकोण जो होता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो होती है, वो आपको डेथ बेड पे भी मरने नहीं देती। ये ऐसा मेरा मानना है। और जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट, ये जो आपकी पॉजिटिव अप्रोच होती है कैटलिस्ट की तरह होती है। और इसमें एक ऐसा स्पार्क होता है जो आपसे अच्छे परिणाम दिलाता है। और यही अच्छे परिणाम का जो सेलिब्रेशन है वो आज यहाँ हो रहा है। मैं बड़ा आभार प्रदर्शन करता हूँ धर्मबिंद बंजू जी का, जिनकी वजह से, जिनके और कई अन्य सहयोगियों की वजह से आप सब यहाँ इकट्ठा हुए और देश के जाने माने महिषी यहाँ आते हैं।
मैं भी उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इसलिए मैं बहुत बहुत अपने को कृतज्ञ मानता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं कल जब स्वामी जी से मिला, अचानक सी मुलाकात, और एक छोटा सा महसूस किया कि स्वयं चलकर बनाए पथ नए, अपने सहारों पर रहा विश्वास कम है। इसलिए उनने जैसा चाहा वैसा एक छोटे से भारत का नव निर्माण वो यहाँ कर रहे हैं, और मेरी पूरी उम्मीद है कि बहुत कुछ ऐसा आगे पूरे देश में हो सकेगा। ये अंतरिक्ष विभाग, इसरो, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसने अनेक उपग्रह छोड़े हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, साइंटिफिक सैटेलाइट्स, और एक लंबी कहानी है उपग्रहों की। और भारत में इसरो ने करप्शन लेस कंट्री को बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसे अनेक कारण हैं जो इस बात की पुष्टि करेंगे। आपसे जब बात करने का मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसका हिस्सा बनने के लिए मुझे ऐसा लगता है, या किसी भी ऐसे सक्सेसफुल चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है कि आपको अपना दी बेस्ट देना पड़ेगा, ना कि सेकंड दी बेस्ट। जो आप में है वही आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। इस मामले में मैं अपने को एक खतरनाक आशावादी मानता हूं। मैंने चंद्रयान-1 में भी ऐसी अनेक डिज़ाइन जो पहले कभी नहीं की गई थी, जिससे लोग गुरेज रखते थे, जिसे लोग स्वीकार करने से मना कर रहे थे आखिरी तक, वो मैंने उसमें इम्प्लीमेंट की हैं, और भगवान की दया से वो बड़ी अच्छी तरह से कारगर साबित हुई। ऐसे छोटे छोटे से कदम जो आशा भरे होते हैं, वे निश्चित रूप से एक स्वर्णिम इतिहास लिखते हैं। आप भी कल कुछ नया कर गुजरने वाले हैं, इसीलिए इस तरह के बीजारोपण की अनुमति आज आपको आपके पेरेंट्स ने दी। आधे भरे हुए गिलास को आधा खाली बताना, ऐसा निराशावादी व्यक्तित्व मुझे कभी पसंद नहीं था। बनिए तो आधा भरा गिलास कहने वाले कर्मयोगी बनिए, जिससे आने वाली जनरेशन ये कह सके कि आपको उन्होंने देखा था। पीछे मुड़कर अगर मैं अंतरिक्ष की यात्रा को देखता हूं तो पाऊंगा कि विज्ञान किन्हीं सीमाओं में बंधा नहीं है। विज्ञान किसी की धरोहर नहीं होता। अच्छा विज्ञान, अच्छा ज्ञान, अच्छी पूंजी ये राष्ट्र की होती है, ये सारे राष्ट्र को आलोकित करती है, और हर उस देश में जहाँ पे अच्छा दिमाग, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी सोच होती है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं अपना स्कूलिंग याद करता हूँ, अपने शिविर याद करता हूँ, तो मुझे विज्ञान पे लिखे हुए उन दिनों के छोटे छोटे से निबंध याद आते हैं। अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, स्विट्ज़रलैंड में एक आदमी करीब 20-22 साल का था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद वो कोमा में चला गया, और करीब करीब 35 से 40 साल बाद जब उसको होश आया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित नहीं किया था, लगातार वो जीवित रहा था, और जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथों में छोटे छोटे मोबाइल्स देखे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस 40 सालों में इतना क्या परिवर्तन हो गया। मुझे याद आता है कि जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, तब ये केवल चर्चा होती थी कि विदेशों में होने वाले खेलों को हम दूरदर्शन पे देख पाएंगे, टीवी पे देख पाएंगे। कौन यकीन करता था कि इतने से छोटा सा मोबाइल के टुकड़े से आप पूरे विश्व में जब चाहें, जहां चाहें, जिससे चाहें बात कर सकेंगे। समस्या वहां से भी और आगे बढ़ गई। अब 3G स्पेक्ट्रम और अनेक ऐसी टेक्नोलॉजी आने लगी। मैं किसी तरह के फंक्शन में था और इन्फोसिस के चीफ नारायण मूर्ति जी बात कर रहे थे। मौका था, पूरे देश के अनेक डॉक्टर्स वहां मौजूद थे। डॉक्टर्स ने पूछा कि आपका ऐसे आईटी स्पेशलिस्ट का यहाँ पे कैसा कोरिलेशन है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ, अब वो अपने बिजनेस के सिलसिले में सोचने लगे। उन्होंने कहा मैं ऐसा सोचता हूँ कि कल हर आदमी की बॉडी में एक छोटी सी चिप होगी, और वो चिप आपका पूरा पर्सनल बायोडेटा होगा,
और आप रजिस्टर्ड होंगे आपके शहर के हर बड़े हॉस्पिटल्स में, और वो चिप आपको मॉनिटर करती रहेगी कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर लेवल कितना है, हार्ट बीट कितनी है। और कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो आपके मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे, आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, आपकी तबीयत गड़बड़ होने वाली है। तो आप जरा सोच के देखिए कि संचार उपग्रहों ने कैसी प्रगति लाई है हमारे देश में। 1963 में हम 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे 2.5 किलोग्राम का सैटेलाइट भेज सकते थे। आज हम 35,786 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे 2,150 किलोग्राम का उपग्रह भेज सकते हैं। हम नासा से, ईसा से काफ़ी पीछे हैं, ये हमारी सोच है, हमारा मानना है। लेकिन प्रगति पिछले 50 सालों में इसरो ने जो की है वो किसी से छुपी नहीं है। एक बहुत छोटी सी घटना आपको बता दूं। मैं जब 2005 में लंदन में था तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग पड़ी थी वहाँ, जैसे रद्दी पेपर्स होते हैं पुराने, वैसे कुछ कटिंग पड़ी थी। और इन्फोसिस के कुछ खास वैज्ञानिक हैं जिन्हें आजकल आधार का भी काम सौंपा गया, उनकी एक बहुत छोटी सी कटिंग थी। वो मैंने पढ़ी, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन हो सकता है वो उनके बिजनेस एक्सपांशन का तरीका हो। उनने लिखा था कि समूची विधि जिसमें लोगों को आइडियाज़ आते हैं उसे एक टीम के रूप में देश रख कर, पूंजी का निवेश कर, एक नए प्रोडक्ट को जन्म देकर मार्केट में लाने का काम अगर कहीं हो सकता है तो वो अमेरिका में। और हम भारतवासी जो हैं वो इस तरह की आपकी कंपनी में लगातार मेहनत करके आपकी कंपनी का काम हम लेके आपकी कंपनी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और रही थी, और उनने न जाने क्या क्या उसके बारे में लिखा था। अगर हम सरल और सीधी भाषा में व्यक्त करें तो इसका मतलब है कि हम भारतीयों में क्रियाशीलता, क्रिएटिविटी की कमी है। हम एक नया उत्पाद का निर्माण कर उसके बारे में उसे बाजार में लाने में अक्षम है। भारतीय केवल बैकग्राउंड में रहकर अमेरिकन कंपनियों की मदद करने में, दिन रात स्लॉग करने में विश्वास करते हैं, अगर सीधी भाषा में बात करें। अच्छा, इसको देखिए, ये कैसा रहेगा। इसरो के डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता, 50 साल पहले संजोया गया एक सपना, और आज लगभग 50 वर्षों बाद अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और अभियंताओं का एक ऐसा समूह तैयार हो गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल हैं, केमिकल हैं और सिविल इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पे लगभग 65 से ज़्यादा उपग्रह और लॉन्चिंग रॉकेट्स की लॉन्चिंग की है। ये सब कुछ हुआ है संपूर्ण स्वायत्तता, रिसर्च और डेवलपमेंट के बदौलत, जिसमें कई बार आपने सुना होगा पोखरण के बाद हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमेरिकन प्रतिबंध के बावजूद हमने अपने आप को खुद को बेहतर साबित किया है। और निश्चित रूप से जब जब हमें कोई भी टेक्नोलॉजी को नकारा गया है, हम मदद के लिए मना किया गया है, हमने अपने से कहीं अपनी हैसियत से बढ़ के प्रदर्शन किया है। कलपक्कम में मैं एक छोटे से लेक्चर में था, वहाँ के चीफ का कहना था कि वहाँ के परमाणु संयंत्र में एक छोटी सी खराबी आ गई। उसे ठीक करने के लिए अमेरिकन और रशियन कंपनी ने एक बहुत बड़े धनराशि की डिमांड किया। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने न सिर्फ उसे ठीक किया बल्कि उस टेक्नोलॉजी को आज के समय वर्ल्ड में और भी जगह पे यूज़ किया जा रहा है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है हम अपने को पहले से कहीं बेहतर साबित कर पाए। अच्छा, आप ऐसे सोचिए, ये एक छोटी सी बात, जमशेदजी टाटा का नाम आपने सुना होगा। 1800 के आसपास उन्होंने नागपुर में कपड़ों की मिल शुरू करनी चाहिए। उन दिनों पूरे वर्ल्ड का मार्केट जो था वो मैनचेस्टर था। वहाँ के लोगों ने जमशेद जी से कहा कि ये टेक्नोलॉजी नागपुर में नहीं लग सकती क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ फैक्ट्री डालने की बात कीजिए, हम मैनचेस्टर का वेदर जो है वो नागपुर में ले आएंगे। उन्होंने बहुत सारे ह्यूमिडिफायर जो थे वो इनको इंपोर्ट किया और 1869 में पहली जो कपड़ा की मिल थी वो नागपुर में लगाई। उसके बाद
भारतीय ओर को यूज़ करके उन्होंने, जमशेदजी टाटा ने आयरन इंडस्ट्री डाली। आयरन इंडस्ट्री डालने के बाद उन्होंने ब्रिटेन में रेल्स इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने की बात कही थी। उस समय वहाँ की जो मशीनरी के प्रमुख थे, उनको किसी ने खत लिखा था कि भारत जो तीसरी दुनिया का देश है, वो ब्रिटिश स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर ऐसा कर सकता है तो ये लगभग असंभव है। लेकिन ये संभव हुआ। वर्ल्ड वार 2 के समय जो टैंक बनाए जाते थे उन्हें टाटा नगर टैंक कहा जाता था, क्योंकि वो जिन स्टील से बनते थे वो टाटा के बनाए हुए स्टील से बनते थे। आप सोच के देखिए कि हमारी सोच, हमारे वैज्ञानिक ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम नकार सकें। सवाल सिर्फ इतना है कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अगर दी जाती है तो हम हर वो काम कर सकते हैं जिसे देश विदेश का कोई भी नागरिक कर सकता है। अपने अंदर ऐसा जुनून पैदा करने की ज़रूरत है जिसमें आप हर वो काम कर सकें जिसे दूसरा कोई हमेशा मना कर देता है। मैं आपको ले चलता हूँ छोटा सा एक अंतरिक्ष कार्यक्रम जिसे चंद्रयान के नाम से दिया गया था। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं, उन्हें पूरी करूँ, लेकिन जितना इस कम समय में हो पाएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसका निर्णय जो लिया गया था, चंद्रयान 1 का निर्णय, वो आज नहीं लिया गया था, बहुत पहले की बात है, करीब 2000 आसपास की बात है, जब इंडिया टुडे ने मैगजीन में निकाला था। और उस समय कस्तूरी रंगन जी हमारे चेयरमैन थे। उन्होंने कहा, उनसे किसी ने कहा था कि भारत जैसे गरीब देश को चंद्रयान जैसे अभियानों की क्या आवश्यकता है। लेकिन आप अगर दस्तावेज पलट के देखेंगे तो इस समय लगभग 200 से ज़्यादा कारण उपलब्ध हैं कि क्यों चंद्रयान पे, क्यों मून पे वापस जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनके कारण हमें चंद्रयान पे जाना पड़ा था। और इस जाने के पीछे जब कस्तूरी रंगन ने अपनी ये बात सबके सामने रखी थी तो उसके बाद सब ने उसे स्वीकार किया था और चंद्रयान के लिए 369 करोड़ रुपए की अनुमति दे दी गई थी। उस चंद्रयान में क्या था और कितने देश उसमें शामिल हुए, इस सब का छोटा सा विवरण मैं आपके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूं, क्योंकि मैं इस तरह से आप लोगों के बीच में बोलने का आदी नहीं हूं। मेरा प्रेजेंटेशन होता था तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा सकूं। मैंने अपने टॉपिक का नाम रखा था पुनर्जीवित अन्वेषण। ऐसा नहीं था कि भारत पहली बार जा रहा था। लगभग 1960 से 1969 के बीच में कई अपोलो यान भेजे गए थे, जिसके बारे में आपने तमाम जगह इंटरनेट पे पढ़ा होगा कि कई लोगों ने, फॉक्स टीवी ने मेंशन किया कि वो सारा फेक था, और ऐसे अनेक कारण और जगह पे। 1856 में प्रकाशित जूल्स वर्न की पुस्तक जो थी पृथ्वी से चंद्रमा, ये जब पहली पुस्तक रिलीज हुई थी उसी समय से जीवन के बारे में अटकलें लगानी शुरू हो गई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड में मनुष्य का सिर्फ पृथ्वी पे होना ये संभव नहीं है, और भी ऐसे ग्रह होंगे। आपने हाल ही में एक 15 दिन पहले की न्यूज़ पढ़ी होगी जब दूसरे ब्रह्मांड में केपलर 21b के नाम से ऐसा उपग्रह मिला है जहां पे जीवन के होने की संभावना पाई गई है। क्योंकि जीवन के होने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है, एक है कार्बन और दूसरा है पानी। अगर वहां का टेम्परेचर रहने लायक 20 से 25 डिग्री होता है तो वहां पे जीवन के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और उससे भी बड़ी बात जो पिछले कई दिनों से वैज्ञानिक लगातार व्यक्त कर रहे हैं, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कि अगर हमें ह्यूमन बीइंग की नस्ल को बचाना है तो हमें इस पृथ्वी को छोड़ के किसी दूसरे प्लेनेट पे बसने के बारे में सोचना होगा। न सिर्फ इतना, बल्कि ऐसा मैं सोचता हूं, आप सोच के देखिए कि अगर हमें ये कारण पता लग जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कल चंद्रमा पे जीवन था या कल मंगल पे ग्रह पे जीवन था, तो कौन से ऐसे कारण थे जिससे वहां पे जीवन खत्म हो गया।
अगर हमें ये बात पता लग जाए कि जीवन को नष्ट होने का या पृथ्वी के या ग्रहों के नष्ट होने की वजह क्या है, तो क्या हम उन कारणों को जानने के बाद पृथ्वी को बचा सकेंगे? शायद ऐसे ही बहुत सारे कारण होंगे जिससे इस तरह के चंद्रमा पे, ग्रहों पे जाने के अभियान शुरू हुआ। बल्कि चंद्रमा पे जाना इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि वो कल के लिए एक अंटार्कटिका साबित होने वाला है। हम ये मान सकते हैं कि इस समय हीलियम जैसा सोर्स, जो एनर्जी का सबसे क्लीन सोर्स है, सबसे सस्ता हो सकता है अगर हमारे पास हीलियम की बहुतायत हो। इसलिए हीलियम का चंद्रमा पे जब लोगों ने कहा कि वहां हीलियम बहुत ज्यादा उपलब्ध है, तो अमेरिका ने 1992 के आसपास क्लेमेंटाइन, लूनर प्रॉस्पेक्टस जैसे उपग्रहों को फिर से भेजा। तो मेरा सवाल वहीं का वहीं आता है कि अगर चंद्रमा पे कुछ नहीं था तो सारे विश्व के देश, चाइना का चैंगवन मिशन ले लीजिए, क्लेमेंटाइन, लूनर प्रॉस्पेक्टर, रसिया का ग्लोबन, सारे वर्ल्ड के देश वापस चंद्रमा पे जाने की बात क्यों सोच रहे हैं? तो अगर सब देश सोच रहे हैं तो हमने सोचा तो कोई गलत नहीं किया, और आज हमारे पास क्षमता है तो हमारा ऐसा सोचना लाजमी भी है। और इस समय जो कुछ हमने अर्जित किया है, जो कुछ हमने हासिल किया है, वो विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता का नतीजा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम किसी देश से होड़ नहीं रखना चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि अंतरिक्ष का जो उपयोग हो वो निश्चित रूप से शांतिपूर्ण हो और सारे समाज के उत्थान के लिए हो। हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाए जिससे आप टीवी पे आज लगातार अलग अलग चैनल देख पाते हैं, घर बैठे रेलवे रिजर्वेशन कर सकते हैं, सोशल साइट्स फेसबुक वगैरह आज रियलिटी हो चुकी हैं। आने वाले समय में 3G स्पेक्ट्रम और ऐसे अनेक मोबाइल के साथ आप जिससे बात कर रहे हैं उसके सामने अपनी तस्वीर भी दे रख पाएंगे। और इस समय आप सबसे मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि आप रेलवे रिजर्वेशन कराते होते हैं, राइट कॉर्नर पे आप देखिएगा लिखा रहता है कि अब आपको किसी तरह से रेलवे रिजर्वेशन से प्रिंट आउट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। माने लगभग 3 से 4 लाख पेपर आप रोज़ बचाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि मोबाइल पे उसकी रिजर्वेशन स्लिप की फ़ोटोकॉपी रख लीजिए। माने समय बदलता जा रहा है और इसरो ने आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पार्लियामेंट कमेटी आती है और जब पार्लियामेंट कमेटी आती है तो हमें ये बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं प्रस्तुतिकरण दे रहा था इसरो की तरफ से, तो क्या होता था जब आपको फंडिंग देनी होती है गवर्नमेंट को, तो मिनिस्टर्स बोल देते हैं कि हमारा इतना इलाका जो है वो बर्फ ये पानी में डूब गया, इतने इलाके में हमारे सूखा पड़ा है, आप इतनी फंडिंग दीजिए। हमारे सैटेलाइट की पिक्चर से हम बता देते हैं कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, पानी में जो इलाका डूबा है वो केवल इतना है, या जहां सूखा पड़ा है वो इलाका इतना है। इस तरीके से लगातार बदलती परिस्थितियां जो हैं उसमें इसरो करप्शन के लड़ने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। हर जगह पे मरकरी पे उपग्रह भेजे गए, मैरिनर, टरवेंट 80 लगभग 80 किलोमीटर तक गया। वीनस पे वेनेरा था, मैरिनर थे, जॉन, पायनियर, वेगा थे। मार्स पे मैरिनर था, वाइकिंग था, मार्स था, फोबोस था। जुपिटर पे पायनियर, वाइजर वगैरह उपग्रह थे। सैटर्न पे भेजे गए और सिर्फ और सिर्फ प्लूटो एक ऐसा उपग्रह बचा है जिस पे अभी उपग्रह नहीं जा सका है। लेकिन आप सोचिए कि उपग्रह हम क्यों नहीं भेज सकते? बाहर जाने में क्या तकलीफ है? अंतरिक्ष में जो टेम्परेचर है, तापक्रम है, वो लगभग 4 केल्विन है, माने -259 डिग्री सेल्सियस। वहाँ का जो दबाव है वो लगभग वैक्यूम के बराबर है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में एज इट इज जीवन का होना संभव नहीं है। इसके लिए हमारे पास वैसे उपकरण होने चाहिए जो आपने कई बार नेट पे देखा होगा, आपको स्पेस सूट पहन के वहाँ जाना पड़ता है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि जब आप अपनी पृथ्वी के वातावरण को छोड़ते हैं तो लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई से एक ऐसा बेल्ट शुरू होता है, उसको हम वैन एलन बेल्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आवेशित कण होते हैं। अगर उसमें आप 45 मिनट से 1-1.5 घंटे रह गए तो आपकी मृत्यु निश्चित है। और यही कुछ कारण है, ये माना जाता है कि उन दिनों 1960s के पास ऐसा कोई सूट बना नहीं था जब अमेरिका ने वहां जाने का दावा करता है। इसके बाद
भी हम बाहर जाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि सैटेलाइट जब इतनी ऊंचाई पे होता है तो अगर हम 3 उपग्रह 120 डिग्री के कोण पे रख दें तो हम पूरी ग्लोब को कवर कर सकते हैं, खासकर उन देशों के लिए जो भूमध्य रेखीय सागर के आसपास स्थित हैं जैसे भारत। तो हमने 3 तरह के उपग्रह बनाए थे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको आपने देखा होगा, इनसेट 2, 8, 3 सीरीज, 4 सीरीज, और वेदर फोरकास्टिंग जैसे मेटसेट, इस तरह के उपग्रह, और अभी लेटेस्ट जो बन रहा है उसको हम लोग इनसेट 3D के नाम से जानेंगे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस थे, दूरदर्शन प्रसारण, रेडियो तंत्र, व्यवसाय तंत्र, वीसैट एप्लीकेशन। ये कोशिश की जा रही है कि हर स्कूलों में वीसैट नोड हो, जहां आप न सिर्फ अपने टीचर्स की दी हुई एजुकेशन प्राप्त कर सके, बल्कि भारत के किसी भी एडवांस IITs, IIM के जो कोर्सेज हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। उसी तरीके से रिमोट सेंसिंग था, पृथ्वी के नीचे क्या पदार्थ है, अगर इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आपके पास ऐसे डिटेक्टर होने चाहिए, ऐसे संसूचक होने चाहिए जिसे आप महसूस कर सके। आप जब रिमोट दबाते हैं टीवी का तो उससे जो वेव निकलती है वो भले आपको दिखाई न पड़े, मगर टीवी का जो रिसीवर है वो उसे रिसीव करके वही फ्रीक्वेंसी को एक्चुएट करता है जो चैनल आपको देखना है। इसी तरीके से पृथ्वी के अंदर अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोल हैं, अगर किसी तरह के और मिनरल्स हैं, तो उससे जो निकलने वाली किरणें होंगी वो अलग अलग एनर्जी लिए हुए होती हैं। अगर हमारे पास ऐसा डिटेक्टर है जो ये बता सके कि इसमें कौन सा पदार्थ है, तो हम इस काम को बाकायदा सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं। और इसी तरह का जो काम है वो IRS टाइप का सैटेलाइट करता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। गुजरात का लगभग 80% इलाका IRS सैटेलाइट के द्वारा प्लान और डेवलप किया जा रहा है। सैटेलाइट जो साइंटिफिक सैटेलाइट थे वो एक्सरे, गामा रे एक्सप्लोजन, आयन प्लाज्मा या इस तरह के कई ऐसे इवेंट हैं जो अंतरिक्ष में घटित होते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो जब हम सब इतना कर चुके थे तो सवाल उठा कि इससे आगे क्या। हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने लगे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बनाने लगे, तो इससे सोचा इससे आगे क्या। तो सवाल उठता है कि क्या हम अब पृथ्वी की कक्षा से परे यानी चंद्रयान या चंद्रमा तक जा सकते हैं। और तब सबसे पहले जो प्रपोजल गया था, और वो सिर्फ इस कारण कि मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि आप जब कभी अकेले होते होंगे, आपकी निगाहें भी खाली आसमान पे उठती होंगी, आप निश्चित रूप से कभी न कभी सोचते होंगे क्या हम अकेले हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, या हम आए कहाँ से हैं, या हमारे पृथ्वी का भविष्य क्या होगा। इन सब सवालों के जवाब देने में इस तरह के मिशंस बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उसका मुख्य कारण है कि चंद्रमा पे जो अपर क्रस्ट है, चंद्रमा पे वातावरण का न होना, वहाँ की अपर क्रस्ट का डिस्ट्रॉय न होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम ये मान लें कि चंद्रमा की उत्पत्ति वैसी ही हुई थी जैसे पृथ्वी बनी है, तो पृथ्वी में इस बदलाव के पहले क्या था हम नहीं जान सकते, लेकिन चंद्रमा के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद हम बता सकते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी और इसके बाद इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा। इस तरह के अनेक सवाल उठते हैं। आप चंद्रमा को अब जैसा देखते हैं, चंद्रमा ऐसे पहले कभी नहीं था। चंद्रमा हमसे बहुत करीब था, चंद्रमा हमसे इतने करीब था कि आप उसके साइज का अनुमान भी नहीं लगा सकते। लगभग 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वो हमसे दूर होता जा रहा है, और इसलिए आज उसकी दूरी करीब करीब 3,76,000 किलोमीटर की है। तो जब हमें पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के चंद्रमा तक पहुंचना था तो हमें इतनी दूरी तय करनी थी, और उससे भी बड़ी चीज़ थी वहाँ का वातावरण। जब मुझे पहली बार इसके बारे में बताया गया कि आपको इस उपग्रह की डिज़ाइन करनी है, तो मैंने सोचा कि चंद्रमा तो बहुत ठंडा है, लेकिन चंद्रमा उतना ही गर्म है जितना कि सूरज, और इसीलिए उस पे भेजे जाने वाले लगभग 65% उपग्रह सिर्फ इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जा सका। तब मेरी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी, और उसके बाद लिटरेचर करने के बाद में हमने पाया कि जो सतह आप चंद्रमा की पृथ्वी से रह के देखते हैं, वहाँ के सेंटर पॉइंट का टेम्परेचर करीब करीब 123 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि चंद्रमा पे के
अगर ध्रुव की बात करें तो लगभग -90 डिग्री सेल्सियस, और पिछली सतह की बात करें जो आप पृथ्वी पर रह के कभी नहीं देख सकते। अगर आपको चंद्रमा की पिछली सतह देखनी है तो आपको चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाना ही पड़ेगा। तो वहां का तापक्रम देखेंगे तो -169 डिग्री, लगभग -169 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सोचिए किसी उपग्रह की डिजाइन करनी है जो हर 2 घंटे में एक चक्कर लगाता हो और हर 2 घंटे में उसका तापमान 123 डिग्री सेल्सियस से -170 डिग्री तक बदलता हो, तो कितना मुश्किल होगा ऐसे उपग्रहों की डिजाइन करना। और दूसरा कारण, इसके चंद्रयान के पहले तक जितने भी उपग्रह छोड़े गए थे या जितने भी प्रोब्स थे, जितने भी वहां पे लैंडिंग प्रोब्स थे, लैंडर्स थे, वो सब इक्वेटर के आसपास थे। ध्रुवों पे कोई भी उपग्रह या प्रोब नहीं गया था। इसलिए चंद्रयान का जाना और वहां के बारे में खबर देना ये अपने आप में एक अनूठी घटना थी और पहली घटना थी। वहां पे हीलियम और वाटर के होने की बात, अनेक तत्वों के बारे में खोज, ये चंद्रयान 1 की देन है। वहाँ के साउथ पोल, जिसका नाम एटकिंसन बेसिन था, वहाँ पे हीलियम का बहुत बड़ा सोर्स होना ये सबके लिए चौंकाने वाली बात है। मगर अगर ये साबित हो जाता है और इसके भंडार का पता चलता है तो हम इससे आगे जा सकते हैं। मतलब जब मैं IIT बॉम्बे में लेक्चर दे रहा था तो किसी ने मेरे से पूछा, तो आप क्या सोचते हैं कि आप चंद्रमा से हीलियम लेके पृथ्वी पे आके एनर्जी सोर्स बनाएंगे? मेरा अभी ऐसा कोई मतलब नहीं है, ना ऐसा मेरा कोई बोलना है, ना हमारे किसी वैज्ञानिक ने ऐसा कोई दावा किया है। सवाल यह है कि अगर हमको चंद्रमा के आगे किसी जगह पे जाना है तो हम अपने रॉकेट को चंद्रमा तक भेजें, चंद्रमा पे उसी हीलियम को यूज करके और आगे किसी दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं। तो अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो 1959 में रसिया का शुरू किया हुआ ग्लोब 1, उसके बाद अपोलो मिशन, उसके बाद फिर से 76 के बाद जब दोनों देशों के बीच में कोल्ड वार खत्म हो गया तो लगभग शांति छा गई, कोई भी मिशन चंद्रमा पे नहीं भेजा गया। 1992-94 के बाद फिर से ये दौड़ शुरू हुई, तब जब ये क्लेमेंटाइन ने डिक्लेयर किया कि वहां पे पानी के मिलने की संभावना है। और उन दिनों, जैसे कल मैं बैठा सुन रहा था, किसी महिषी ने बोला कि विश्व की जो स्थिति है वहां पे आर्थिक स्थिति सबसे गंभीर है, चाहे विश्व का आप कोई भी देश ले लीजिए। और शायद यही कारण है कि आने वाले हर मिशन में अब एक खास 5 पॉइंट एजेंडा बनाया गया है कि मानव सभ्यता के लिए ये काम होगा, विश्व सहभागिता के लिए होगा, पूरी अन्वेषण की तैयारी के साथ होगा, वहाँ का कैसा रिसोर्स मैप है वो बताया जाएगा और सबको उपलब्ध होगा, और अंतरिक्ष पर्यटन जो है वो सबके लिए खुला होगा। और इसके लिए जब चंद्रयान बना तो इसरो ने सभी देशों को आमंत्रित किया और हमारे साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईसा, नासा, जाक्सा, जापान, सिर्फ 2 कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो था चाइना और रसिया। लगभग 11 इंस्ट्रूमेंट गए थे, जिसमें से 6 जो थे वो विदेशी उपकरण थे और 5 देशी उपकरण थे हमारे साथ जो चंद्रयान 1 में गए थे। चंद्रयान में जो पहुंचने की विधि थी वो भी हम लोगों ने बहुत सतर्कतापूर्वक सेलेक्ट की थी, और उसमें यह था कि एक खास पॉइंट पे पहुंचने के बाद जहां पे चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो लगभग एक दूसरे को नलीफाइड कर देती है, समाप्त कर देती है, उसी पॉइंट पे पहुंच के ग्राउंड से एक कमांड भेजना था जिससे उपग्रह में लगी हुई मोटर को फायर किया जा सके और चंद्रयान 1 का ऑर्बिट बदला गया और चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में 1000 किलोमीटर से घटते घटते 100 किलोमीटर तक पहुंच सका था। और लगभग 1 साल तक काम करने के बाद उसने सारी जानकारी हम तक पहुंचाई। चंद्रयान 1 निश्चित रूप से जितनी जानकारी उसने दी थी वो जानकारी आने वाले उपग्रहों में इसे फॉलो करने वाला चंद्रयान 2 उपग्रह होगा, जिसमें ऑर्बिटर के साथ साथ कक्षा में घूमने के साथ साथ एक लैंडर भी होगा जो चंद्रमा की सतह पे उतरेगा, वहाँ पे स्टडी करके वापस आएगा। इससे हमें 2 फायदे होंगे, चंद्रमा की सतह पे कैसे उतरना है उसकी जानकारी प्राप्त होगी, और इसके पहले कहाँ उतरना है ये जानकारी चंद्रयान 1 दे चुका है। तो चंद्रयान 3 और 4 में आने के बाद हमारा सपना मानव युक्त अभियान का हो सकता है 2020-2025 तक
पूरा हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं भी छोटी छोटी कविताएं लिखता था। अंतिम 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए, क्योंकि अपनी नज़र में बड़ा होना सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। मेरे मानने से नहीं होगा कि हर सितारे को मैं चांद कह दूं, मगर हर सितारे को मैं चांद कह दूं, मगर शर्त यह है कि केवल गगन मान ले। मैं सभी कंटकों को सुमन मान लूं, शर्त यह है कि केवल चमन मान ले। मलय की वायु हर वायु को मैं कहूं, मुझको एतराज क्या अगर पवन मान ले। हर शिला को मैं भगवान कहने लगूं, शर्त केवल यही है कि मन मान ले। धन्यवाद।